नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। महाराष्ट्र के नासिक, त्र्यंबकेश्वर का स्थान, पंचवटी नासिक के अपने बहुत मायने हैं। अब मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, इतने फ्रूट्स, अंगूर हो, अनार हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आज किसी शहर को प्रोफाइल नहीं कर रहा है। उसी नासिक से एक ऐसा वक्तव्य आया, और जो वक्तव्य आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वक्तव्य यूं ही नहीं है, इसको एक्सरे के नीचे देखना होगा ताकि पता पड़े कि इसके मायने क्या है। वक्तव्य दिवंगत बीजेपी के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे। मैं सबसे बड़े नेता इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रमोद महाजन बड़े नेता थे, लेकिन प्रमोद महाजन की पूरी ताकत गोपीनाथ मुंडे थे, क्योंकि जनसंपर्क और जमीन पर जिसकी पकड़ थी वो गोपीनाथ जी थे बंजारा समाज के, लेकिन समाज से ज्यादा बाकी समाज के लोग जुड़े हुए थे। गढ़चिरौली से लेके कोकण तक और कर्नाटक बॉर्डर से लेके गुजरात बॉर्डर तक ऐसा एक जगह नहीं जहां गोपीनाथ जी को प्रेम करने वाले लोग नहीं। शरद पवार के बाद यदि महाराष्ट्र में कोई नेता था जो पूरा महाराष्ट्र भाजपा में जिसके पीछे खड़ा हो सकता था, वो गोपीनाथ मुंडे थे। उनकी बेटी पर्यावरण मंत्री है पंकजा मुंडे। उन्होंने स्वामी समर्थ केंद्र में एक सभा हो रही थी, एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में बोलते बोलते बोल दिया कि यदि मेरे पिता के सारे साथी इकट्ठा हो गए तो एक राजनीतिक दल खड़ा हो सकता है। इसके मायने कई हैं। एक से देखता हूं तो मुझे कई चीजें दिखाई देती है। अब तो वो विधानसभा हार गई, लोकसभा हार गई, उसके बाद उन्हें विधान परिषद लिया गया, पार्टी द्वारा मंत्री भी बना दिया गया। अब तो कम से कम उनका दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन पंकजा जी की अभिलाषा मुख्यमंत्री बनने की थी। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने आप को ही मुख्यमंत्री इतनी बार प्रोजेक्ट करती थी और एक पैरेलल पावर सेंटर प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा था कि फिर राजनीति में जैसा होता है उनको घर बिठा दिया गया। खूब राजनीति हुई। उन्हीं के चाचा के लड़के शरद पवार की पार्टी में चले गए, भाई बहन आमने सामने होते थे, बहुत झगड़े हो गए, स्थितियां बदल गई, बहन थोड़ा सा ऊपर उठ के आ गई। जो भाई था, कजिन ब्रदर जिसको हम कहते हैं, वो अब बीजेपी के साथ हो गया, मतलब अजित पवार के साथ हो गया, अजित पवार बीजेपी के साथ हो गया। अब दोनों सब भाई बहन साथ, और दोनों भाई बहन मंत्री हैं। अब जब उन्होंने कहा तो कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी भी नाराज है, उसको अभी भी लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि आज भी मेरे पिता को चाहने वाला वर्ग इतना बड़ा है, मेरे पिता का पुराना सारे साथी यदि इकट्ठा हो गए तो एक राजनीतिक दल खड़ा हो सकता है, और यकीनन खड़ा हो सकता है। दूसरा एक प्रवाह ये कहता है कि उन्होंने अपने पिता को महिमा मंडित करते हुए ये कहा कि आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन मेरे पिता के साथ प्रेम स्नेह करने वाले, लगाव वाले इतने लोग हैं कि एक राजनीतिक दल इतनी ताकत हो सकती है। अब उन्होंने अपने पिता को महिमा मंडित किया कि अपने पिता को यूं ही बोल दिया। ये तो डिबेटेबल सवाल है। ये तो समय के साथ साथ कैसा कैसा रंग बदलता है राजनीति का, उससे समझ में आएगा। लेकिन एक मुख्य जो बात समझ में आई वो ये कि गोपीनाथ मुंडे जो इतने जमीन से जुड़े हुए और पॉपुलर नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, उनके मृत्यु के बाद सिंपैथी के तहत पूरा महाराष्ट्र बेटी के पीछे खड़ा क्यों नहीं हुआ? सवाल यह है, कहां प्रॉब्लम हो गई? जब गोपीनाथ मुंडे से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, भले ही मैं पत्रकारिता में उनके कई बार उनके खिलाफ भी बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई जैसा स्नेह दिया। इसके लिए व्यक्तिगत संबंध मेरे उनके एक बड़े भाई छोटे भाई के थे। पत्रकारिता और नेता के संबंध लगातार हम हमारे प्रोफेशन में बोलते रहते थे।
जितना नज़दीक से गोपीनाथ मुंडे जी को मैंने देखा, हर नेता के साथ ऐसे कुछ लोग जुड़े होते हैं, जो जानते हैं कि ये नेता के पास कौन है, नज़दीक कौन है, नेता की पूरी बॉडी लैंग्वेज वो जानते हैं। गोपीनाथ मुंडे जी को जानने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति थे, रवि अनासपुर। अब रवि भाई ऐसे एक व्यक्ति थे, अभी संगठन मंत्री है भाजपा में। वो ऐसे एक व्यक्ति थे कि वो निस्सीम प्रेम करते थे गोपीनाथ जी के, और ये पूरी व्यवस्था थी, वो जानते थे कि गोपीनाथ के लोग कौन-कौन हैं। इसलिए किसी भी जिला स्तर का नेता जब गोपीनाथ जी के पास आता, तो उसको मिलने में समय नहीं लगता। वो किचन तक अपनी एंट्री समझता था, अपना घर अधिकार समझता था, और ये सब व्यवस्था रवि देखते थे। क्योंकि गोपीनाथ जी के पास समय कम था, क्योंकि राजनीति भी देखनी है, बीजेपी की अंदरूनी झगड़े, खासकर प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद उन्हें वो भी एक फ्रंट पे लड़ना पड़ता था। यहाँ एंटी प्रमोद का पूरा ग्रुप दिल्ली पर हावी था। ऐसे में उनके लिए, उसके वजूद के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए महाराष्ट्र में लड़ना, अपना वजूद बनाए रखना, इन तमाम लड़ाइयों के बीच यदि उनका संबंध जीवंत था और हर इंसान उनसे प्यार करता था, और उनका चाहने वाला, उनका जो वर्ग था, फॉलोअर, वो कहता था कि गोपीनाथ जी हमारे हैं, क्योंकि वो जब भी जाते तो मिलते। तो ये जो गेटवे है, दरवाजा खोलने का काम जो है हर कार्यकर्ता के लिए, ये रवि करते थे। गोपीनाथ जी की मृत्यु हो गई, पंकज जी वारिस बन के सामने आई, सारी बागडोर उनके हाथ में आई। तब भी पहले 3-4 महीने सारे लोग पंकजा में ही गोपीनाथ ढूंढ रहे थे। लेकिन तब एक जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, शायद पंकजा रवि से कंफर्टेबल नहीं होगी, या पंकजा के आसपास ऐसा एक कोठरी तैयार हो गई जिन्होंने रवि को दूर किया। कई पुराने लोगों ने समझाया, लेकिन जब रवि दूर हो गए, तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गोपीनाथ मुंडे के लिए दी, जिन लोगों की जिंदगियां गोपीनाथ मुंडे ने बनाई, वो लोग जाने के बाद महीनों महीनों अपॉइंटमेंट नहीं होता था, पंकजा के दर्शन नहीं होते थे, पंकजा मिलती तक नहीं थी लोगों को। तो वो लोग मायूस होकर घर गए। वो जो पीरियड है वो इतना भयावह था कि किसी भी शहर में मैं जाता था, टूर के लिए जाता था, किसी कार्यक्रम के लिए जाता था, तो वहां लोग आते थे मिलने जो गोपीनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं, और कहते थे भाऊ क्या हो गया, और फूट फूट के रोते थे। वो पूरी ताकत बेटी के पीछे खड़ा करने को तैयार थे, लेकिन बेटी उनको जगह नहीं दे रही थी। यही कारण है कि पंकजा कमजोर साबित होगी। आज पंकजा जी ने जो कहा वो बिल्कुल उसमें सत्य है, उसमें कोई गलत नहीं है कि यदि सारे पिताजी के चाहने वाले इकट्ठा हो गए तो एक राजनीतिक दल की ताकत हो सकती है, लेकिन वो इकट्ठा होंगे क्या? क्योंकि अब कृष्णा गोदावरी में बहुत पानी बह गया। उन लोगों ने 5-5 साल इंतजार करने के बाद, हर जो आदमी भाजपा से जुड़ा हुआ था, उसने एक नया पावर सेंटर या नया साथी ढूंढने का प्रयास किया। क्योंकि आप राजनीति में हो, आपको कोई ना कोई तो एक ऊपर चाहिए। गोपीनाथ मुंडे, लोग कहते थे अरे वो आमचा बाप होता, हमारा पिता था वो। पिता का छाया जब सर से निकल जाता है तो कोई ना कोई दूसरा बुजुर्ग आदमी ढूंढता है। बेटी को जगह देना चाहते थे, लेकिन पंकजा जी ने वो होने नहीं दिया। तो वो सारे लोग पुराने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ गए, और वो गुट टूट गया। पंकजा जी ने ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बुलावे पे अब शायद ही कोई आए, क्योंकि जो अब आ गए हैं वो चींटियां हैं जो शक्कर के लिए आती हैं। वो लड़ने वाले, खून पसीना पीछे गोपीनाथ जी के खड़ा करने वाले, क्योंकि गोपीनाथ जी ने भी उनके लिए खून पसीना एक किया था। वो पूरी टीम टूट गई, और उसको तोड़ने का पूरा जो खामियाजा है वो पंकजा भुगत रही है, क्योंकि जिम्मेदारी भी वही है। जब मैं उसका ये वक्तव्य एक्सरे से देख रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी अधिकार है गोपीनाथ मुंडे जी पे, मैं बहुत नजदीक से, मेरे बहुत संबंध रहे हैं व्यक्तिगत, गोपीनाथ जी आंसू बहा रहे होंगे बेटी के लिए नहीं,
अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां बेटी ने दरवाजे बंद किए। और वो कार्यकर्ता तो आज भी आंसू बहा रहे हैं। इतने सालों बाद भी जब मैं पुणे जाता हूं तो हमारे एक पुणे के मित्र हैं, वो बात करते-करते जैसे ही गोपीनाथ जी का शब्द मुँह से गोपीनाथ जी निकलता है, वो फूट-फूट के रोने लगते हैं। लेकिन ये आँसू उनके लिए बहाते हैं, आँसू उसके लिए भी बहाते हैं कि गोपीनाथ जी जाने के बाद वो अनाथ हो गए। पंकजा जी बहुत देर कर दिया आपने। ये बात उसी समय होनी चाहिए थी जब गोपीनाथ जी का स्वर्गवास हुआ था। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।